वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। हल्द्वानी में एक अतिक्रमण को ढहाने के विरोध में हिंसक भीड़ ने जिस तरह खतरनाक तेवर अपनाए, उसकी गहरी पड़ताल हो रही है। साजिश कही जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि यह हिंसा आगजनी सोची समझी साजिश के तहत हुई है। निश्चित प्रशासन और पुलिस इसकी तह तक जाएगा, लेकिन इस घटना ने उत्तराखंड में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और बहुत सारे सवाल छोड़े हैं। अतिक्रमण विरोधी अभियान में पुलिस की तैयारियां क्या अधूरी थी, या हिंसक भीड़ ने हल्द्वानी को बंधक बनाने जैसी हरकत की? शहर के एक इलाके में आग की लपटें उठने लगी। पुलिस, थाने और वाहनों पर भी आगजनी हुई। उससे हिंसक भीड़ की उग्रता को समझा जा सकता है कि भीड़ कितनी उग्र थी। आखिर चूक कहाँ हुई? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इस प्रयास में लगे रहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि जैसा रहे, और उनके प्रयास दिखते भी हैं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है कि आखिर प्रशासनिक जो चूक है उसको किस तरह देखा जाना चाहिए। देवभूमि में ये किसकी साजिश है? क्योंकि चुनाव नजदीक है और आज तक देवभूमि में इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई है। इस घटना ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। आज इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ शिषपाल बिष्ट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। और हमारे साथ जयप्रकाश पवार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शिषपाल बिष्ट जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष में आप हैं, कांग्रेस हैं, और इस तरीके की अगर घटनाएं जब होती हैं तो बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। आखिर इसे आप किसकी चूक मानेंगे? आखिर कहाँ चूक हुई कि इस तरीके की देवभूमि में घटना हुई? मतलब पत्थर एक दिन में तो छतों पर जाएंगे नहीं। यानी कि जो ये सब चल रहा था वो एक साजिशन, कुछ ना कुछ चीज रची जा रही थी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की देवभूमि को अशांत करने के लिए। आप इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? देखिए संजय जी, अगर आप हल्द्वानी की घटना के अगर विस्तार में जाएंगे और अगर आपको वहां से जानकारियां प्राप्त होंगी तो ये सीधे सीधे जो है प्रशासनिक चूक और लापरवाही का मामला है। आखिर जो है जल्दबाजी में और बिना समुचित तैयारी के जो है शाम को 4 बजे कार्रवाई क्यों प्रारंभ की गई? जो नगर निगम के निहत्थे कर्मचारी हैं, पुलिस के जो निहत्थे जवान हैं, हमारे जो है मीडिया कर्मी हैं, उनकी जान को जोखिम में आखिर क्यों डाला गया? आप बताइए ना। आप ये तो इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, ये लॉ एंड ऑर्डर को जो है आप मेंटेन नहीं कर पाए, तो ये जिम्मेदारी आखिर किसकी? आप बताइए ना। सरकार को या प्रशासन को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जिन लोगों के साथ वहां पर अभद्रता हुई, जो लोग इससे प्रभावित हुए, आप बताइए कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक का मामला है। और अगर उपद्रवी अपनी पूरी तैयारी के साथ थे तो आप उसका आकलन क्यों नहीं कर पाए? जो डीएम वहां के कह रहे हैं कि पहले वहां पर जो ड्रोन से जो आपने निगरानी करवाई, तो आपको उससे पहले करवानी चाहिए थी। आप सप्ताह भर पहले निगरानी करवा रही हैं, और कार्रवाई जिस दिन कर रही हैं आप 8 तारीख को, आपको जो है 8 तारीख के दिन में सुबेरे जो है निगरानी करानी चाहिए थी ड्रोन से पूरी की पूरी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो भारी चूक हुई है। अच्छा शिषपाल जी, एक चीज तो आप मानते हैं, शिषपाल जी एक चीज तो मानते हैं कि वहां पर उपद्रवियों ने तैयारियां पहले से की हुई थी, यानी उनको भनक थी कि आज कुछ ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए संजय जी, ये तो जांच के विषय है। जांच में सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी, लेकिन प्रशासन ही कह चुका है कि जब वहां से ड्रोन से निगरानी कराई गई एक सप्ताह पहले, तब वहां पर इस प्रकार का कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब आपके इंटेलिजेंस की चूक है, आपके प्रशासन की सीधी सीधी चूक है। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निहत्थे कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के लोग और जो मीडिया के लोग, आखिर उनकी जान को जोखिम में किसने डालने का काम किया? आखिर जो है आप किस जो है हालत में, किस सनक के साथ वहां पर गए? और 14 फरवरी की डेट जब माननीय हाईकोर्ट में लगी थी, उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया? न्यायिक पालिका पर प्रदेश सरकार का या मुख्यमंत्री जी का, वहां के प्रशासन का भरोसा है या नहीं है? ये भी इसमें शिषपाल जी, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री तो लगातार इन चीजों से एकदम सख्त रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि इस तरीके की, अब एक डीएम को या एक एसएसपी को जो निर्णय लेने चाहिए, उस निर्णयों में भी सरकार भागीदारी रहे, सरकार अपनी भागीदारी करे। देखिए गोस्वामी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे वहां के डीएम हो, आप पहले दिन वहां पर कर्फ्यू वाला आदेश पकड़ उठा करके देख लीजिए। प्रशासन जो है सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करेगा।
आप जो है वर्ग विशेष को अगर टारगेट करेंगे, आप दंगाई उपद्रवी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने ऐसे नहीं किया। मुख्यमंत्री लगातार जिस प्रकार से जो आप एक छाती पीट करके सरे लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के अंदर कतई उचित नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर भाजपा किसी ने के लोग- साजिश की है उसमें कोई भी है, उनके चेहरे नहीं, बेनकाब होंगे। नहीं तो- अगर मुख्यमंत्री ये बिल्कुल। कह रहे हैं और उन्होंने वहां डेरा डाला है तो उसमें विपक्ष को दिक्कत कहाँ? नहीं संजय जी, अगर मुख्यमंत्री निष्पक्ष होते तो वहां के डीएम और एसएसपी को पहले दिन ही, पहले घंटे के अंदर सस्पेंड किया जाना चाहिए था। कौन सा बड़ा कदम जो है मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उठाया है? आप जो है भ्रष्ट अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही बरती है, उनको जो है परसेंट देने का काम करे- सत्यवीर जी, कर रहे हैं। देखिए ये एक शीशपाल जी का एक सवाल है, ये वास्तव में इस सवाल में एक जान भी है कि प्रशासनिक चूक हुई है। ये तो हर कोई कह रहा है क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और इतनी बड़ी घटना है जो आज तक उत्तराखंड ने इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी। और चुनाव का समय है, आप देखिए ऐसा नहीं है कि इस घटना से केवल उत्तराखंड प्रभावित होता है, इससे उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में आप इसे कैसे देखेंगे कि वास्तव में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, इस तरीके का कांग्रेस का आरोप है। उसके अलावा उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं भेदभाव की एक जो नजर है उस पर भी सवाल है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। और एक जो बड़ी बात है कि अगर ड्रोन से वहां पर सर्वे हुआ था तो फिर पत्थर कैसे आए, ये एक बड़ी चीज है। संजय जी, बड़ा ही दुखद है कि कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार उन उपद्रवियों का बचाव कर रहे हैं। उनके विरोध में एक भी शब्द इन्होंने नहीं कहा कि उनका किस प्रकार से उनको जिन्होंने भी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको किस प्रकार से लगातार कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये सरकार का दायित्व भी है और पुलिस का भी दायित्व है। एक बार भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उन उपद्रवियों के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उनकी तारीफें गढ़ी। इतना ही नहीं कहा, संजय जी, बड़ा खेदपूर्ण तरीके से कहना पड़ता है, कहते कि एक विशेष वर्ग, ये विशेष वर्ग क्रिएट करने वाली भी कांग्रेस ही है। जब एक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहता है कि सारे के सारे संसाधनों का अधिकार मुस्लिमों को ही है, बाकी जितने भी वर्ग है उनके लिए नहीं है, ये तुष्टीकरण का जो भाव पैदा किया है कांग्रेस ने, वो साफ दिख रहा है ये कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने भी। और एक चीज और आपको मैं बता दूं संजय जी, आपके दर्शकों को, वहां पर जो ये तो है नहीं कि ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई थी हल्द्वानी के बलपुरा में जो की गई थी, ये तो कई महीनों से पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रही है। जिस प्रकार से जो हमारी जो सरकारी जमीनें हैं, चाहे सिंचाई विभाग की जमीनें हो, चाहे हमारे जो फॉरेस्ट की जमीनें हो या सरकार के अन्य विभागों की जमीनें हो, उन जमीनों को खाली कराने का हमारा दायित्व था। और हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने इसके आदेश, सख्त आदेश भी दिए थे कि सरकार को गंभीरता के साथ सत्यवीर इन जी, जमीनों ये भी को एक सवाल है कि खाली 14 करना चाहिए। फरवरी की डेट निश्चित हुई थी, ये भी शीशपाल जी कह रहे हैं। उससे मैं पहले इसका जवाब प्रशासन को क्या पड़ा था कि एकदम से जाएं और अधूरी तैयारियों के साथ जाएं? मैं पूर्ण कर लेता हूं संजय जी। और माननीय न्यायालय जी का ये आदेश था कि जितनी भी जमीनें हैं अवैध रूप से कब्जाई गई है उनको खाली करना। लगातार ये उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई चल रही थी, ऐसा नहीं है कि वो पहली कार्रवाई वहां पर चल रही थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार ये लोग कागज लेके कोर्ट के अंदर गए, वहां पर सारे के सारे इनके जो कागज ले गए थे निराधार साबित हुए, उसका कोई आधार नहीं था। और उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये कार्रवाई पूर्ण होने के बाद, संपन्न होने के बाद, जब पीडब्ल्यूडी की टीम और निगम की टीम वापस आती है, तब उनके ऊपर साजिशन तरीके से पथराव, पेट्रोल बम और अन्य गतिविधियां उसमें होती है और हमारे जवान घायल होते हैं। मगर मैं आपको संजय गिरी जी ये बता दूं, वही हमारे पुलिस के जवान हैं जो आज उनको एक एक करके ढूंढ रहे हैं और वो सारे के सारे एक एक करके सामने आएंगे जो भागे फिर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं संजय जी, जो आपने कहा कि अन्य प्रदेश भी इससे प्रभावित होते हैं, वास्तव में प्रभावित होते हैं जब हमारे मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं कि एक एक व्यक्ति जो इसमें शामिल था उसको हम पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। और जिन्होंने ये मन में पाल के बैठे हैं कि हम तक कानून का दायरा नहीं पहुंचेगा, वो ये सुनिश्चित कर ले कानून इतना कमजोर नहीं है और हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि हमारा प्रशासन उन तक ना पहुंचे। पर सत्यवीर जी, ये चीज तो है ना कि प्रशासनिक चूक हुई है। सत्यवीर जी, इस बात को तो मानेंगे ना भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने खुद कहा भी कि पेट्रोल बम तक बनाए गए, तो वो एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में तो नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन कहीं ना कहीं तो चूक गया, चाहे वो डीएम एसएसपी हो या एलआईयू हो या इंटेलिजेंस हो, कहीं तो कुछ हुआ।
संजय जी, मैंने पहले ही कहा कि जो ये मसूबे पाल के बैठे हैं और कुछ लोग ताक में होते हैं कि हमें ये करने का, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि इस प्रकार का उद्यम हो, इस प्रकार का जो सरकार के जो विकास के कार्य चल रहे हो, सरकार सभी को साथ लेके चल रही हो, सभी के लिए समान नीति बना रही हो, उनको ये ताक में रहते हैं कि कैसे ये सौहार्द, ये अमन और ये चैन बिगाड़ा जाए। जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों में दिखाई दिया गया, न्यायालय की शरण ले रहे हैं, अन्य और जिला प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे वही जिला प्रशासन है जिनकी नजरों से छुपे छुपे भागे फिर रहे हैं कि हम उनकी आड़ में ना आ जाए। और अभी मैं आपको कह रहा हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल हरिद्वार में कहा भी जब अपनी एक जनसभा में कि वहीं पर जो जमीन थी, जो कब्जाई हुई जमीन थी, वहीं पर थाना बनेगा। नहीं तो अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत कर रहे हैं सभी। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये नजीर साबित होगी पूरे भारत के अंदर कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसका मुख्य निर्णय लेता है कि उसी जमीन पर हम थाना बनाएंगे और वहीं से पूरा शासन चलेगा उस क्षेत्र का, कि कौन कौन अवैध गतिविधियों में शामिल था। ये कांग्रेस के, चाहे वहां के विधायक, स्थानीय विधायक हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, लगातार उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और न्यायालय की शरण लेने की बात कर रहे हैं, ये आज की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि संजय जी, हम इस देश के अंदर इमरजेंसी किसने लगाई? किसानों पे 1998 में जो दिग्विजय सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई। 1967 में संसद भवन के बाद साधु संतों पर, गौमाता पर इन्होंने गोलियां चलाई। आज ये न्यायालय की तमाम वो बातें कर रहे हैं, सारी एजेंसियों की बात कर रहे हैं। मैं कुल मिला के ये है कि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति को इन्होंने अपनाया था, जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की नीति को इन्होंने अपनाया था, जिस प्रकार की इन्होंने परिवारवाद की नीति को अपनाया था, वो सारा का सारा भारत की जनता ने उसको नकार दिया है। आज हमारा समाज, नहीं तो इसे हल्द्वानी की घटना को आप कैसे देखते हैं? आप इसे कैसे, क्या मानते हैं? क्या इसके पीछे साजिश है, या चुनाव की साजिश है, या इसके पीछे अशांत करने की साजिश आपको दिखती है? किसका हाथ लगता है आपको? क्योंकि अभी तो बहुत सारे चेहरे सामने आए हैं, उनकी अभी वसूलियां भी चल रही हैं, उनको बड़ी बड़ी वसूली के उनको पर्चे भी काटे गए हैं उनके। संजय जी, ये तो जो जितने उपद्रवी थे, कुछ घंटों की जो इन्होंने तांडव मचाया था, उसके बाद देख लीजिए एक भी ऐसा उपद्रव वहां देखने को नहीं मिला। सबके मन में जो भय बैठा है हमारी पुलिस के जवानों का, जो उन्होंने जिस निडरता और बहादुरी के साथ आगे बढ़े हैं, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर संयम के साथ और धैर्य के साथ काम किया, और जिस प्रकार से अभी वो एक एक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको संजय जी, धैर्य के साथ बता रहा हूँ, गंभीरता के साथ बता रहा हूँ, आने वाले समय में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत होगा कि वो आने वाले समय में कई पीढ़ियों तक बताएंगे, अपने बच्चों तक बताएंगे कि हमने इस प्रकार की गतिविधियां की थी। आप कभी लेकिन ये भी बताना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल आपकी तरफ भी खड़ा होता है कि कार्रवाई जो है वो एक तरफा भी ना हो। जी शीशपाल जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी देखिए संजय जी, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं, किसने कहा कि हम दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं? हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, कोई भी हो जो कानून को हाथ में ले, जो संविधान के विरोध में जाए, निश्चित तौर पर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें प्रशासन के अधिकारी हो। और ये हल्द्वानी का जो मामला है, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, सबसे पहले ये प्रशासन और कब्जाधारी के बीच का मामला है। आप इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें, और ये आपका फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका की शरण में जाना अपराध है क्या? इस देश के अंदर न्याय पाना हर आम आदमी का अधिकार है, और अगर वो न्यायपालिका पर विश्वास कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो न्यायिक दायरे में कर रहा है। संविधान ने उसको वो अधिकार दिए, और आपको भी धैर्य रखना चाहिए। देश की न्यायपालिका ने बड़े से बड़े जो विवादित मामले हैं उसमें निर्णय दिए, और पूरे देश ने बड़े धैर्य के साथ, शालीनता के साथ उसको स्वीकार करने का काम किया। लेकिन मुझको नहीं लगता कि धामी सरकार का विश्वास या वहां के प्रशासन का विश्वास न्यायिक पालिका पर है। और आप जो है सारा ठीकरा जो है विपक्ष पर फोड़ना चाहते हैं। विपक्ष लगातार वहां पर शांति की अपील कर रहा है, लगातार यही कह रहा था जिन अधिकारियों ने वहां पर भारी चूक की, लापरवाही की, आखिर उनको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? इतना बड़ा कांड हो गया और आप किसी की उसमें चूकी नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब लोग वहां पर जो है तैयारी करके बैठे थे, तो ये देश किसके भरोसे है? इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे है? कल तो यहाँ पर आकर के चाइना आपके सिर पर जो है बम फोड़ के चला जाएगा। आप कहेंगे साहब उनकी तैयारी थी, तो आपकी कोई तैयारी नहीं है क्या? लोगों की जान माल की रक्षा करना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है नहीं संजय जी। सरकार अपनी गलती मानने की जगह जो है आप इसको दूसरा ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी गलती सरकार की जगह अगर लोकल प्रशासन को लेकर करें, इस प्रकार के दंगों से
आप बताइए लोकल प्रशासन किसके अंदर में काम करता है? प्रदेश सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो ये तो प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के डीजीपी तुरंत वहां गए। प्रशासन किसके निर्देश पर काम करता है ये बताने का काम करें। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करता है, ये विपक्ष के निर्देश का पालन करता है, वो भी प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं भाई। तो इसका मतलब आपकी भारी चूक है, और जो चूक हुई है भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जाए। और कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई हो, हम किसी प्रकार के भी कब्जे का जो है समर्थन नहीं करते, लेकिन हम न्यायपालिका के जो है विश्वास की बात करके, संविधान के दायरे में रह करके संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए कार्रवाइयां होनी चाहिए। और वहां पर कार्रवाई करने से पहले आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपने वहां के जो मुअज्जिज लोग हैं उनके साथ बैठकें की, सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें की, क्यों नहीं की भाई? आप जो है कि सनक और सनक में जो है सीधे जो है बिना तैयारी के साथ कार्रवाई करने के लिए चले गए। अब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, उसकी जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाहते, उसका भी ठीक रहा, आप जो है विपक्ष के सिर फोड़ रहे हैं, आपके कैबिनेट मंत्री अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो जिम्मेदारी है संविधान की, आपने शपथ ली है, उस संविधान की रक्षा कौन करेगा? आप बताइए ना संजय जी। जी, तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? जिम्मेदारी- एकदम संविधान की रक्षा तो सरकार को करनी है और कर भी रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जयप्रकाश पंवार जी। अगर जयप्रकाश पंवार जी आप देखें तो पहले एक परंपरा रहती थी, आपने दोनों लोगों को सुन लिया, उसके बाद मैं सत्यवीर जी से इसका लास्ट 1 मिनट की एक निचोड़ भी लूंगा। लेकिन आप देखिए, पहले एक परंपरा होती थी कि थाना अध्यक्ष एक मोजिज लोगों की एक मीटिंग हर हफ्ते कर लेते थे, महीने में एक बार कर लेते थे, कि भाई जिससे एक भाईचारा बना रहे हो, जानकारी भी आती रहती थी, सभी लोग उसमें रहते थे। और इस तरीके की पहल लगातार डीजीपी जो वर्तमान में बने हैं अभिनव कुमार जी, उन्होंने भी की है। उन्होंने ये बोला भी है कि भाई इस तरीके की चीजें होती रहनी चाहिए। अब यहाँ पर घटना हुई है, और छोटी घटना नहीं है। आप देखें कि उसके अंदर जिस तरीके का पथराव हुआ है, ये पहली बार है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई है। आज भले ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन अगर हकीकत में आप जाएं, अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड में बड़े सवाल शुरू से रहे हैं। अगर अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, बशर्ते कि उसमें भेदभाव ना हो, क्योंकि यहाँ ये एक बहुत बड़ी बात है कि भेदभाव, ये शब्द है ना, ये बहुत ज़्यादा गूंजता रहा है। भेदभाव ना हो तो अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण की आड़ में जिस तरीके की घटना हुई है चुनाव से पहले, अब इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात जो शीशपाल जी ने सवाल उठाए हैं कि कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन की चूक है। तीसरी बात सत्यवीर जी का कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी लगातार उस चीज को वहां देखते रहे, और आज की तारीख में वहां पर शांत भी है। और अच्छी बात है कि जो उपद्रवी हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो अंदर जाने चाहिए, जेल में जाने चाहिए, उसको लेकर लगातार कार्रवाई भी चल रही है। खुद डीजीपी अभिनव कुमार ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है, उसके बाद भी विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं। जयप्रकाश पंवार जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बारे में कि जो आपका टाइटल है देवभूमि किसकी साजिश, हाँ, तो साजिश की जो तैयारियां होती हैं, साजिश करने वालों को पता होता है कि कब जो है क्या करना चाहिए। हाँ, जो अभी जो ये घटना हुई है, इसमें दोनों पक्षों को लेकर अगर बात की जाए तो सरकार इतनी भी एक तरह से कह सकते हैं इतनी मासूम नहीं है कि उसको पता ना हो कि वहाँ क्या होने वाला है। उससे पहले भी पिछले 1 साल से वहाँ अतिक्रमण को लेकर लगातार जो है हड़तालें हुई हैं, तमाम सारी बातें हुई हैं। और इसका असर केवल यही नहीं, आप पुरोला से लेके और आज जो है धारचूला में भी जो है स्थानीय वर्सेस जो है बाहरी लोगों का आंदोलन शुरू हो गया है वहां भी। तो ये मामला जो यहाँ से शुरू हुआ है, इसमें एक तो साफ साफ सरकार को पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। आज आपने समाचारों में देखा होगा कि वहां पर 130-40 लोगों के पास जो है लाइसेंसी जो है हथियार जो है थे। तो ये कब से वो लोग तैयारी कर रहे हैं? इसका मतलब उनको पता है कि सरकार अतिक्रमण के पर हम पर जोर आजमाइश करेगी और उसके लिए हमें भी तैयारी करनी है। इसीलिए इस तरह की बातें आई हैं कि पेट्रोल बम जैसी चीजें जो है पहले से ही तैयारी थी। तमाम लोग तैयार थे, सीधी सी बात है। जिनका घर उजाड़ा जाएगा वो लोग तैयार रहेंगे किसी भी हद तक, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास वो नहीं है। इसका सीधा समाधान ये होना चाहिए था कि, क्षमा चाहता हूँ, कि जो उत्तराखंड में अधिकांश, खाली ये हल्द्वानी की बात नहीं है, ये देहरादून से लेके तमाम झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का जो है वही राजनीति के चक्कर में वोट बैंक के लिए जो है पहले बसाया जाता है, उनको वहां पर वो किया जाता है, फिर धीरे धीरे उन बस्तियों को जो है बहाल किया जाता है।
और जो बहाल नहीं हो पाती हैं उनके हाल ये हो जाते हैं जो आज हम देख रहे हैं। उत्तराखंड में सैकड़ों सालों से लोग जो है आरक्षित वनों में रह रहे हैं, क्यों नहीं उनको जो है जमीन है जो है आवंटित कर दे रही है सरकार। तो ये भूमि का मामला है, इस मामले को जो है बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है कि कई गांव जो है आरक्षित वनों में हैं, कई सालों से हैं, उनको नियमितीकरण कर देना चाहिए। जिन लोगों पे भले वो सरकारी जमीन है, राजस्व की भूमि है, कोई पंचायत की भूमि है, अगर उस पे कई सालों से लोग रह रहे हैं तो उसको उन लोगों को सौंप दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे इस तरीके से लोगों का बसाव भी होगा और और टकराव से भी जयप्रकाश जी, बचे ऐसे तो जाएंगे। बहुत बड़ी एक जो समस्या ये भी हो सरकारी जाएगी, बहुत जमीन सारे है, लोग तो ऐसे जो हैं सरकारी जो जमीन आके है रहने उसका लगते हैं अतिक्रमण और हटाना उनके पास कुछ बहुत कागज आवश्यक भी नहीं है। होंगे, तो उनको कैसे बसाया जाएगा? उत्तराखंड का व्यक्ति है तो चलो ठीक। उसे जमीन, अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड का है, उसके पास भूमि नहीं है, वो रह रहे हैं उत्तराखंड के गांव में, चलिए उनको तो बसाने के लिए जमीन दे दी जाएगी। लेकिन बाहर से आकर ऐसे लोग रहने लगे और उन्हें जमीन दी जाने लगे सरकारी, तब तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वही बिगड़ जाएगा। इसीलिए तो बात हो रही है कि जो ये सख्त भू कानून की बात हो रही है कि 1950-52 में जो 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 नियम बना हुआ है उसको हाँ उसको लागू करना चाहिए उत्तराखंड में। हाँ। पता चल जाएगा कि कौन बाहर से है और कौन जो है अंदर से है। हम्म। यही बात को तो लेकर नहीं, पर उत्तराखंड अगर राज्य अगर बना था ना, अगर अभी इसलिए तो नहीं सरकारी बना था जमीन कि पर बाहर कब्जा से आके है कोई भी आके और कब्जा कब्जा करने छुड़वाने राज्य जाया पे। जाए, तो ऐसे तो फिर किसी का भी कब्जा होगा, वो हाँ। कॉलोनी वाले मिलके और पथराव कर देंगे। सरकारी जमीन पे पता 50-60 चल लोग जाएगा ना कि रहेंगे कौन और कौन गोलियां से चला देंगे। साल में कौन सी बस्ती बसी है, इसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास रहता है। हाँ और जब उनके पास पूरा ब्यौरा रहता है, उस ब्यौरे के हिसाब से नियम के अनुसार जो भी संभव हो सके उनको, हम ये नहीं कह रहे कि बाहर के लोगों को जो है यहाँ पे रहना नहीं चाहिए या यहाँ पे बसना नहीं चाहिए। नियमानुसार हर एक को नियम है। जो उत्तराखंड का लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, क्या वो वहां नहीं रह रहे हैं? वहां भी जमीनें ले रहे हैं, नियम के अनुसार ले रहे हैं, नियम के अनुसार रह रहे हैं। और एक और तो है वही जयप्रकाश जी, नियम आप सभी देखेंगे ना के कि लिए लागू अधूरी हो जो तैयारी पूरे नहीं दिखती भारत थी के आपको लोग। पुलिस की, इसमें पुलिस प्रशासन की अधूरी तैयारी नहीं दिखी कि इसमें जो बिल्कुल तैयारियां थी। जिस तरीके से जाना चाहिए था तैयार होके, आपको उस तरीके से पहले ही तैयारियां करनी चाहिए थी अगर आपके पास इस तरीके के इनपुट थे। पूरे एलआईयू की सारी रिपोर्टें पहले से तय थी कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, हाँ वो सब सामने आई है। हाँ। उसके जी। बाद भी बड़ी घटना हो गई। बड़ी घटना होगी तो निश्चित तौर पे जो है ये प्रशासनिक फेल्योर है हाँ और इसको अनदेखी किया गया है और थोड़ा जल्दीबाजी हो गई है। जो अभी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता या जो न्यायालय ने कहा था कि 14 तारीख को इसका होना चाहिए था, थोड़ा जल्दीबाजी कर दी गई है। और ये जल्दीबाजी क्यों हुई है ये सारी जनता समझ रही है। हाँ। चलिए हमारे साथ सत्यवीर जी, एक लास्ट आपसे ले रहा हूं। लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर रहे, और लगातार आपके जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार जी वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं आप ही के लोगों के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो जो एक प्रयास लगातार चल रहा है ना, उस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। और ये भी कुछ ऐसे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है कि हल्द्वानी की घटना बहुत कुछ कह रही है। सत्यवीर जी। संजय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, जितनी भी सरकारी भूमि है जिस पर अवैध कब्जे है, एक एक इंच उसको वापस लिया जाएगा। हाँ। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के एक बार भी जो हमारी पुलिस के जवान है जिन्होंने इतनी बहादुरी से वहां पर काम किया, हाँ। उनका एक बार भी उन्होंने हौसला अफजाई करने का एक शब्द भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया। और कैसे भी कर सकते हैं, इस बारे में आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा शांत हो जाइए। क्या परेशानी हो गई आपको? आपने जो है क्या परेशानी हो गई? झोंक दिया, आपने मीडिया के लोगों की जो है जान की परवाह नहीं की, आपने नगर निगम के नियंत्रण कर्मचारियों की जान की परवाह नहीं की, आपने इससे लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया। लगातार लापरवाही आपने बरतने का काम किया, एहतियात नहीं बरता गया, जल्दबाजी में कार्रवाई हुई। अच्छा सत्यवीर जी, सत्यवीर जी अब आगे क्या? सत्यवीर जी अब आगे क्या ये बताइए। शीशपाल जी जवाब ले लीजिए। सत्यवीर जी अब आगे क्या? तो मालूम है संजय जी। हाँ सत्यवीर जी बोलिए, अब आगे क्या? हाँ, ऐसा है संजय जी, उत्तराखंड के परिवेश में आपको बता दूं, कांग्रेस इस समय जो 2022 के चुनाव हुए हैं पूरी तरीके से हर में है। जो इन्होंने एक एजेंडा लेके चले थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो धराशायी हो गया। आपके चैनल के माध्यम से भी ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कहा कि विशेष वर्ग, ये विशेष वर्ग क्या होता है। और एक बात इन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? ये संविधान की रक्षा कौन करेंगे जिन्होंने इंदिरा गांधी को इस्तेमाल किया। हम तो कह रहे हैं उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, दंगाई शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था। आपका प्रशासन और आपके मुख्यमंत्री जब सत्यवीर जी जल्दी से बोलिए कि अब जो है वो सरकार के निर्देश के हैं
और आगे जैसे वहां थाना खुल रहा है उसके अलावा क्या? बस एक लाइन में अपनी बात रखिएगा जी, समय खत्म हो गया। मैं सबसे महत्वपूर्ण है इस समय वहां पर जो सरकार जो काम कर रही है वहां पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में पूर्ण रूप से है। अब वहां पर जितने भी दंगाई थे उनको एक एक करके उनको चिन्हित कर लिया गया है ना उनको। हाँ। और अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो छुपे बैठे हैं, मन में ये लेके बैठे हैं कि हम तक कानून की पहुंच नहीं पहुंच पाएगी। वो ये जरा अपने मन से निकाल दे। हमारी पुलिस प्रशासन इतना मजबूत है, हमारी अन्य जो एजेंसियां वो इतनी मजबूत है, आप किसी बिल में भी छुप के बैठ जाओ, वहां से जरूर निकाल। चलिए बिल्कुल कार्रवाई होगी, मतलब कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी चाहता हूं आपके नेटवर्क चैनल को कि पूर्ण रूप से एक एक के ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए। दंगई कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, खासकर उत्तराखंड जैसी देवभूमि में। उत्तराखंड देवभूमि में अगर वहां पर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो क्या एक सवाल वहां नहीं खड़े होंगे? और सवाल बड़े खड़े किए हल्द्वानी की इस घटना ने। आपने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी की घटना से बहुत कुछ जानने और समझने की जरूरत है। वास्तव में बड़ी घटना है, इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर पहल किए हुए हैं कि आगे से इस तरीके की घटना नहीं होगी और जो भी उपद्रवी है वो बचेगा नहीं। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।